गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी, करें शुरू अपनी क्लास आज की। चलो जी, आ जाओ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूँ मैं, और अन अकेडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं उससे पहले एक ऑप्शन आता है डिस्काउंट कोड लगाने का, और वो कोड आपको लगाना है AVS10। ठीक है जी। AVS10 लगाने से आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा, और मेरा ये बेनिफिट है कि आप मेरे सब्सक्रिप्शन कहलाएंगे, मतलब मेरे थ्रू आप अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे गए हैं। ठीक। ये हर टीचर का अपना कोड होता है, जिसका जितना कोड यूज होता है उसी से अनअकैडमी को पता चलता है, अच्छा इस एजुकेटर के थ्रू इतना बच्चा हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। ठीक है जी। लेकिन समझिएगा, इस AVS10 का कोड से ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ मेरा ही कोई बैच देख पाएंगे या ओनली मेरे ही बैचेस देख पाएंगे। अनअकैडमी पे ना किसी इंडिविजुअल बैच के लिए पेमेंट होती है, ना किसी इंडिविजुअल टीचर के लिए पेमेंट हो सकती है। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन मॉडल का क्या मतलब है कि एक बार आपने फीस पेमेंट कर दी तो अनअकैडमी पर जितने एजुकेटर हैं, मतलब आपने जिस भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लिया, मान लो आपने SSC कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लिया, तो SSC कैटेगरी के जितने एजुकेटर हैं, मैथ के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, GS के जितने एजुकेटर्स हैं, सबका कंटेंट आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। जो बैच उनके चल रहे हैं, जो बैच खत्म हो गए, सबके सबका कंटेंट आपके लिए हो जाएगा जी अनलॉक। ठीक। अब इसका बेनिफिट क्या है, होता क्या है, अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे जैसे मान लो किसी ऐप से कोर्स परचेज करते हैं, मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, कुछ दिन पढ़ा, फिर उन्हें लगा यार पहले एक दो चैप्टर तो सही पढ़ाए थे सर ने, बाद में मजा नहीं आ रहा, फिर वो दूसरी ऐप से कोर्स परचेज करते हैं, कई तो तीन तीन चार चार जगह से भी कोर्स परचेज करते हैं। तो ऐसे कितनी बार टाइम खराब करोगे अपना भाई। तो इसमें क्या होगा, टाइम और पैसा, पैसा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा कि आपने एक बार फीस पेमेंट कर दी, उसके बाद अन अकेडमी के, मैं SSC की बात करूं तो ज्यादा नहीं तो 200 एजुकेटर है। तो आप अगर मतलब आपको अरिथमेटिक एक से पढ़ना पसंद है, एडवांस किसी से पढ़ना पसंद है, ग्रामर किसी की पसंद है, वोकैब किसी की पसंद है, दो दो बार फीस देने की जरूरत नहीं। आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं एजुकेटर्स की क्लासेस लगा के, जो आपको अच्छा लगे उससे आप फीस, जो उससे आप कोर्स कर सकते हैं। बार बार आपको फीस देने की जरूरत नहीं, चाहे कितने ही बैचेस आते रहे, फिनिक्स बैच आए, ब्रह्मास्त्र बैच आए, चाहे ऑल स्टार्स बैच आए, कोई भी बैच आए, आपको दोबारा दोबारा फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने फीस पे कर दी, बात खत्म। ये 28 जुलाई भाई, ये लास्ट डेट है इस फीस का। उसके बाद से फीस बढ़ जाएगी, तो जो भी लोग सोच रहे हैं कि लेना ही है सब्सक्रिप्शन, वो AVS10 कोड लगा के भाई इस डेट से पहले पहले ले लेना। नेक्स्ट पे आ जाओ। मेरा जो बैच है बच्चे, जैसे कंप्लीट ग्रामर का जो बैच होता है, वो 2 महीने में एक ही बार लॉन्च होता है मेरा। हर हफ्ते बैच लॉन्च नहीं होता। बाकी सब कैसे करते हैं कि एक हफ्ता पढ़ाया, एक टॉपिक खत्म हो गया, फिर अच्छा जी नया बैच आ गया, सेम टाइमिंग सब कुछ वही, बस डेट चेंज, लो जी नया बैच। फिर एक और टॉपिक पढ़ा दिया, लो जी फिर नया बैच। फिर एक और टॉपिक पढ़ा दिया, लो जी नया बैच। वो ऐसा कर सकते हैं, रीजन क्या है कि उनको ऊपर ऊपर से पढ़ाना है, रूल रटाना है, इसके बाद इसका प्रयोग करें, उसके बाद उसका प्रयोग करें, दूसरे चैप्टर से कोई रिलेशन ही नहीं है। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि चीजों के मुझे कॉन्सेप्ट समझाने की, अच्छा बेटर देन, ही इज टॉलर देन मी नहीं, आई होगा तो क्यों होगा, क्या रीजन है, इट इज मी नहीं आई आएगा तो क्यों आएगा, मी कब लग सकता है, ही इज टॉलर देन मी, मतलब मी किस सिचुएशन में सही हो सकता है देन के बाद। तो मुझे पढ़ाना कॉन्सेप्ट से, जिसके लिए मुझे बेसिक्स डेवलप कराने पड़ेंगे। और बार बार कितनी बार, ऐसा थोड़ी कि हर हफ्ते बेसिक पढ़ाऊंगा बार बार। तो भैया मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, उसकी वजह से मैं बार बार एक ही बैच में एडमिशन नहीं ले सकता। 2 महीने में कुल एक बैच आता है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, इसकी 4 क्लासेस गई हैं, सैटरडे संडे की छुट्टी थी, तब से लेकर अब तक 4 क्लास गई हैं। आज इसमें पहला चैप्टर शुरू होगा। ये इसका टाइमिंग रहता है, बिल्कुल बेसिक से, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, यहाँ से शुरू करता हूँ और बढ़िया लेवल तक लेके जाता हूँ। कॉजेटिव, वर्ब, जेरेंट, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव के पैसिव, बेयर इन्फिनेटिव, ये सब। जो भी इंटरेस्टेड हो, AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी पे। और जो मुझसे पढ़ रखे हैं वो अपने दोस्तों को रेफर कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद एक वोकैब का बैच चलता है। तो ग्रामर, वोकैब और प्रैक्टिस बैचेस ये आपको सारे मेरे यहीं मिल जाएंगे अनअकैडमी पे। कोई दोबारा दोबारा फीस पेमेंट नहीं करनी है, एक बार आपने कर दी, बात खत्म। AVS10 मेरा कोड है। आ जाओ, इसमें बताइए जरा।
हाँ जी, हाँ जी, इसमें बताइए। इट इज नॉट गुड टू ब्रीड ओवर पास्ट फेलियर। ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ब्रीड का मतलब क्या होता है? ब्रीड जब वर्ब होती है तो उसका मतलब होता है बेसिकली प्रजनन करना, रिप्रोड्यूस करना। अच्छा, और ब्रीड जब नाउन होता है तब उसका मतलब होता है नस्ल। तो इसका तो यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे आपको चाहिए कि पुराना जो पास्ट में आपका कभी फेलियर हुआ उसी चीज को सोच सोच के बार बार गुस्सा होना, वरिड रहना, एंशियस रहना, बार बार उसी चीज के लिए परेशान होते रहना कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे ये वाला कोई मीनिंग चाहिए था। आपने वर्ड पढ़े होंगे, जैसे होता है ना अफेक्ट, इफेक्ट, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, एडवाइस, सी वाला एस सी वाला, उनमें क्या डिफरेंस है? तो वहां पे कंफ्यूजिंग वर्ड में पढ़ा जाता है ब्रूड वर्सेस ब्रीड। ब्रूड वर्सेस ब्रीड, ये जो ब्रूड वर्ड होता है इसका मतलब वही होता है कि पहले अगर कोई चीज हो गई है पास्ट की, कोई चीज को लेके बार बार, कोई अननेसेसरी चीज को लेके बार बार परेशान रहना। तो यहां पे जो वर्ड आना चाहिए था वो ब्रूड आना चाहिए था। कुछ आई बात समझ में? नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ जरा क्या आएगा। विनायक, एसएससी एस्पिरेंट, मुकुंद, अविनाश, वैभव, अंशुल, निर्मल, नायक, फ्रस्ट्रेटेड, शालू फ्रस्ट्रेटेड शालू, देबू पांडे, मिस मनीषा। बहुत बढ़िया भाई, बताओ जरा इसमें क्या आएगा। मिलिटेंट्स जो थे वो पैलेस में घुस गए। मिलिटेंट्स जो थे वो पैलेस में घुस गए थे, कहां से? अब ये आपने एडजेक्टिव चैप्टर में ये वर्ड पढ़े होंगे, पढ़ाया जाता है उसके अंदर, जहां पे पढ़ाया जाता है ना लेटर, लेटर, फार्दर, फर्दर, इनमें क्या डिफरेंस होता है वहीं पढ़ाया जाता है। आउटर मोस्ट और अटमोस्ट में क्या डिफरेंस होता है? आउटर मोस्ट का मतलब होता है सबसे बाहर वाला, आउटर मोस्ट का मतलब होता है सबसे बाहरी, और अटमोस्ट का मतलब होता है अपना बेस्ट। वी विल ट्राई अटमोस्ट, वी विल ट्राई और अटमोस्ट मतलब हम अपनी बेस्ट ट्राई करेंगे, अपनी तरफ से जितना हो सकेगा उतना करेंगे। तो भैया यहाँ पे वो अटमोस्ट गेट से एंटर होंगे कि आउटर मोस्ट गेट से एंटर होंगे? तो यहाँ पे आपको यूज करना चाहिए था आउटर मोस्ट। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। ज्यादातर पीपल जो हैं साउथ इंडिया के वो जानते नहीं है कि हिंदी कैसे बोली जाती है। ज्यादातर लोग जो हैं वो साउथ इंडिया के वो जानते नहीं हिंदी कैसे बोली जाती है। अभी हिंदी क्या प्रॉपर नाउन है, लैंग्वेज का नाम है, तो इससे पहले द आर्टिकल थोड़ी यूज होगा। अरे कुछ आ रही है बात समझ में? ये तो प्रॉपर नाउन है, लैंग्वेज का नाम है, तो इससे पहले द आर्टिकल थोड़ी यूज होगा, द हट जाएगा यहाँ से। एक इस टाइप का भी एरर आता है कि नो के बाद सीधा टू स्पीक लिख देते हैं। आई नो टू स्विम, आई नो टू डांस, आई नो हाउ टू डांस, आई नो हाउ टू स्पीक। बेसिकली आप इस एक्शन को नहीं जान सकते, आप ये जान सकते हो कि एक्शन किया कैसे जाता है। तो ये वाला एरर भी आता है बहुत बार। नो के बाद क्या करेगा, सीधा इन्फिनेटिव लिख देगा। तो ध्यान रखिएगा, जब आप किसी एक्शन की बात करेंगे तो आप उस एक्शन को नहीं जान सकते, वो एक्शन कैसे किया जा सकता है आपको इस बात की नॉलेज हो सकती है। तो यहाँ पे आपको यूज करना चाहिए WH फैमिली का वर्ड, ये हाउ। आई नो, और भी वर्ड हो सकते हैं, आई नो वेयर टू डांस, आई नो हाउ टू डांस, आई नो व्हेन टू डांस। बोलते हैं ना जैसे, मुझे मुझे मत सिखा भाई, मुझे पता है कब बोलना है, आई नो व्हेन टू स्पीक, मुझे पता है कब बोलना है। तो इस टाइप के आपको कुछ वर्ड यूज करने पड़ेंगे। कुछ बात आई समझ में? वाई भी लगा सकते हो मीनिंग के अकॉर्डिंग, मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा हाउ ही आएगा, वेयर भी आ सकता है, व्हेन भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है। आई नो वेयर टू स्पीक, मुझे पता है कि कहां बोलना और कहां नहीं बोलना। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ जरा। जो मीनिंग देना हो रोहन रजा, वैसे पता करेंगे, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, आप क्या मीनिंग देना चाहते हो। अगर आप कहना चाहते हो मुझे पता है कैसे नाचते हैं, तो लिखोगे आई नो हाउ टू डांस। और मुझे पता है कहाँ नाचते हैं, आई नो वेयर टू डांस। भैया मुझे मत सिखा, मुझे पता है कि कब डांस किया जाता है और कब नहीं, आई नो व्हेन टू डांस। भैया मुझे मत सिखा, मुझे पता है क्यों नाचा जाता है। ठीक है,
आई नो वाई टू डांस। कुछ बात आ रही समझ में? मान लो शादी में कोई पी के भंड है ना, उसके वो समझाने आगे भी ये नाचना किस लिए होता है, मौज मस्ती के लिए होता है, दूसरों को परेशान करने के लिए थोड़ी होता है भैया बेटा जी। कोई अंकल आ गए, वो उनको समझाने लग रहे हैं, वो कह रहा है ओ अंकल डट जा, मेरे को सब पता क्यों नाचा जाता है, मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं नाचता हूं स्वाद लेने के लिए। अब वो क्या कहेगा, आई नो वाई टू डांस। तो अगले की मर्जी है ना यार, वाई टू डांस लगाओ, व्हेन टू डांस लगाओ, वेयर टू डांस लगाओ, हाउ टू डांस लगाओ, जो कहना चाहोगे वो लिख दोगे। कुल मिला के बात यह कि नो वर्क का ऑब्जेक्ट सीधा टू डांस नहीं हो सकता, आपको WH फैमिली वर्ड से उसको बनाना पड़ेगा। सी में एरर बताओ जरा क्या आएगा, सी में एरर बताओ जरा क्या आएगा। सी तो बहुत बच्चों ने कह दिया, अब जो बच्चे एरर बता रहे हैं वो सबका गलत है। अभी तक सिंगल एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आया है। कॉफी सीड्स आर ड्राइड, कॉफी सीड्स को सुखाया जाता है और रोस्ट किया जाता है इनको पीसने से पहले। ये दे भी भैया कॉफी सीड्स के लिए आया, ये दे कोई इंसान नहीं है, ये दे कॉफी सीड्स हैं। अब ये कॉफी सीड्स किसी को पीसेंगे कि कॉफी सीड्स को पीसा जाएगा? ग्राइंड 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 चिल्ला रहे हो बाबलो, यहाँ पे पैसिव चाहिए। दे ग्राइंड कॉफी सीड, किसी को ग्राइंड थोड़ी करेंगे, कॉफी सीड को ग्राइंड किया जाएगा। तो यहाँ पे पैसिव चाहिए, पैसिव चाहिए तो यहाँ पे बी की फॉर्म 3 आए, बी की फॉर्म प्लस V3 आएगा। प्रेजेंट में चल रहा है सारा का सारा, प्रेजेंट डेफिनेट फैक्ट की तरह से बताया जा रहा, तो यहाँ पे आर ड्राइड लिख रखा है तो यहाँ पे भी आर लगा दोगे। अच्छा, और ग्राइंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ग्राउंड ही होती है बाबलो। ग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं थी, बस इसको पैसे बनाने के लिए आर ग्राउंड लिखना था यहाँ पे। आई भैया बात समझ में? नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें बताइए जरा, जैसे मैंने आपको बताया, आपने वो पढ़े होंगे ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एक्सेप्ट, ये अपना एडवाइस सी वाला, एससी वाला, ब्रीड ब्रूड, वहां पे आपने पढ़ा होगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एक तो ये वाला इलिसिट होता है और एक ई से बनता है, हाँ क्या ना, एक ये वाला इलिसिट है। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? हाँ जी, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? इस इलिसिट का मतलब होता है इलीगल एक्टिविटी और इस इलिसिट का मतलब होता है किसी से कुछ उगलवाना, किसी से कुछ इंफॉर्मेशन उगलवा लेना। हालांकि पुलिस ने सारे मेथड ट्राई कर लिए, हालांकि पुलिस ने हर तरीका अपना लिया लोगों से इंफॉर्मेशन उगलवाने का, लोगों से इंफॉर्मेशन निकलवाने का, लेकिन वो चुप रहे। तो यहाँ पे ये वाला इलिसिट नहीं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को इलिसिट करवाया जाएगा, ये वाला ही आएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। प्योर मीनिंग बेस्ड है, प्योर मीनिंग बेस्ड है। पूरा सेंटेंस पढ़ के इसका मीनिंग निकलवाइए, मीनिंग सही से समझ जाओगे तो कर लोगे। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? हालांकि इसकी चमक, हालांकि इसकी चमक कुछ अनवेरी का मतलब होता है जो केयरफुल ना हो, है ना। हालांकि इसकी जो चमक है वो बेवकूफ बना सकती है कुछ केयरलेस कस्टमर्स को, लेकिन डिफिकल्ट नहीं होगा, ये मुश्किल नहीं होगा जो क्लेवर कस्टमर्स हैं उनके लिए जज करना इसकी असली वर्थ को। मान लो कोई नकली हीरा या नकली सोने चांदी इन सब की वो है अंगूठी वगैरह या जो भी चीज है ना, तो वो कह रहा है कि हालांकि इसकी चमक बेवकूफ बना सकती है कुछ केयरलेस कस्टमर्स को, लेकिन मुश्किल नहीं होगा जो क्लेवर कस्टमर्स होते हैं उनके लिए इसकी असली कीमत को पहचानना। तो यहाँ पे ना के बराबर कस्टमर्स को बेवकूफ बना सकती है कि कुछ कुछ कस्टमर्स को बेवकूफ बना सकती है। नेगेटिव मीनिंग तो देना नहीं, यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग नहीं देना, तो यहाँ पे आपको फ्यू नहीं अ फ्यू का यूज करना चाहिए था।
कुछ आई बात समझ में? इसमें बताओ जरा। प्रहलाद बच्चे तो इतने टाइम से मेरी वीडियोस देख रहा है, ऐसे बेमतलब के बेतुके कमेंट मत कर। कभी कभी लगता है कुछ नहीं आता, वो सबको ही लगता है, ठीक है। एक एरर गलत हो गया तो लगने लग गया कभी कभी लगता है कुछ नहीं आता। ऐसे मत कर यार, ये बेतुके चीजों पे ध्यान मत दो, अपना मेहनत बढ़ाते रहो। स्कोर इंप्रूव हो रहा है ना? पहले से कितना स्कोर इंप्रूव हो गया ईमानदारी से बता। जिस दिन तूने मेरी जिंदगी में पहली बार क्लास देखी थी और आज तक कितना स्कोर इंप्रूव हो गया? अब आपने पढ़ा होगा कि द रिच का मतलब होता है अमीर लोग, द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, है ना। द रिच मतलब सारे गरीब, सारे अमीर लोग, द पुअर मतलब सारे गरीब लोग, अच्छा द वीक मतलब कमजोर लोग, द ब्रेव मतलब बहादुर लोग। ऐसे ही आपने सुना होगा, ऐसे ही आपने सुना होगा कि द फ्रेंच माने फ्रांसीसी लोग, है ना। ऐसे ही द स्पेनिश माने स्पेन में रहने वाले लोग। तो यहां पे लिखा हुआ है एन एंशियंट। अब यहां पे जरा समझना, कंसीडर्ड वर्ब है। अच्छा क्या मानते थे? ऐसा मानते थे कि नॉलेज की अपनी लिमिट्स हैं, नॉलेज की अपनी लिमिट्स हैं। कौन मानते थे? जो पुराने लोग थे, जो एंशियंट लोग थे। जैसे द रिच का मतलब अमीर लोग, द पुअर मतलब गरीब लोग, द वीक मतलब कमजोर लोग, द फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी लोग, ऐसे ही द एंशियंट मतलब हो जाएगा, एंशियंट मतलब आज जो पुराने जमाने में जो लोग रहते थे। अगर मैं द एंशियंट लिख दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा द एंशियंट पीपल। पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे द रिच पीपल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। द रिच का मतलब ही होता है अमीर लोग। द पुअर पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, द पुअर भी वही काम कर रहा। कुछ आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे द एंशियंट का मतलब हो जाएगा जो पुराने लोग थे, जो एंशियंट लोग थे, वो ऐसा मानते थे कि नॉलेज की अपनी लिमिटेशन है, हर चीज को जाना नहीं जा सकता, या हर चीज को साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसमें बताइए जरा। हेड में क्या गलती लगी बच्चे आपको? अच्छा सवाल है, इसमें बताओ जरा। अच्छा सवाल है, इसमें बताओ। उसकी जो बाजू थी, उसकी जो आर्म थी, वो इतनी ज्यादा इंजर्ड थी, इतनी ज्यादा इंजर्ड थी। अब ये चल रहा है पास्ट में। उसकी आर्म इतनी ज्यादा इंजर्ड थी कि उसे वो कटवानी पड़ी, ये मीनिंग देना चाहते हो? उसकी आर्म इतनी ज्यादा इंजर्ड थी कि उसे वो बाजू कटवानी पड़ी थी, ये मीनिंग देना चाहते हो? हाँ कि ना? उसकी बाजू इतनी ज्यादा इंजर्ड थी कि उसे वो कटवानी पड़ी थी। अगर मैं कहूं यू मस्ट हैव इट डन, यू मस्ट हैव इट डन, तो इसका पता क्या मतलब हो जाएगा? तुम्हें करवाना चाहिए। ही मस्ट हैव इट एम्पुटेटेड का तो मतलब हो जाएगा उसे उसे ये बाजू कटवानी चाहिए। और आगे तुम्हें पता चल रहा है कि ये बात पास्ट की हो रही है। उसकी बाजू इतनी ज्यादा इंजर्ड थी कि उसे ये बाजू कटवानी चाहिए, कि उसे बाजू कटवानी पड़ी। क्या मीनिंग देना चाहते हो आप यहाँ पे? आप मीनिंग ये देना चाहते हो कि उसकी जो बाजू थी वो इतनी ज्यादा इंजर्ड थी कि उसे वो कटवानी पड़ी थी। तो ये बाजू कट चुकी, पास्ट की बात करनी है यहाँ पे आपको। और मस्ट की जो पास्ट फॉर्म होती है ना भैया, जैसे विल शैल की, मतलब विल की क्या हो जाती है? वुड हो जाती है। शैल की कभी शुड होती है, कभी वुड होती है। कैन की कुड होती है, मे की माइट होती है। ऐसी मस्ट जब ऑब्लिगेशन को दिखाता है तो उसकी पास्ट फॉर्म आती है हैड टू। अब ये सुनने बोलने में आपको इतना अजीब लगेगा, ही इज द आर्म वाज सो बैडली इंजर्ड दैट ही हैड टू हैव इट एम्पुटेटेड।
ही हैड टू हैव इट एम्प्यूटेटेड, कॉजेटिव वर्ब की है यहाँ पे ये, उसे हैड टू, और ये हैव कॉजेटिव वर्ब नहीं होती, काम खुद ना करके किसी और से करवाना, और ये एम्प्यूटेटेड, ये इट आया है आम के लिए, अगर रिसीवर लिखते हो तो पास्ट पार्टिसिपल लिखते हो, ये वो स्ट्रक्चर है। एक नंबर का जिसको मैं कहूंगा ना क्वालिटी वाला सवाल, ये वो है। अरे कुछ आ रही है बात समझ में? उसकी बाजू इतनी ज्यादा इंजर्ड थी कि उसे वो कटवानी पड़ी थी, ना कि उसे वो कटवा लेनी चाहिए। पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे मस्ट की पास्ट फॉर्म लगेगी हैड टू, और हैड टू क्या काम कर रहा है, उसके बाद जैसे मॉडल नहीं होते, अब ये है तो मॉडल की सब्स्टिट्यूशन है ना हैड टू, ऐसा थोड़ी कि कैन की जगह कोड लिख दोगे तब वो मॉडल नहीं रहा, मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है तो हैव आया, और ये पॉजिटिव वर्ब है, उसने खुद नहीं काटी, उसने कटवाई, तो पॉजिटिव वर्ब में क्या आता है, आगे अगर रिसीवर है तो पास्ट पार्टिसिपल आता है। ये है सेंटेंस। जिसने पॉजिटिव वर्ब पढ़ रखी होंगी, मॉडल का मस्ट का पास्ट हैड टू होता है, वो सारी बातों का कॉम्बिनेशन लगेगा इसमें। अब ये बच्चा कह रहा है कि ही के साथ हैव सही है, मुझे एक बात बता, ही डजंट हैज अ कार कि ही डजंट हैव अ कार, क्या आता है इसमें? ही डजंट हैज अ कार कि हैव अ कार, पढ़ रखा होगा। डू डज जब ये हेल्पिंग वर्ब बने या कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाए, या तो डू की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाए, या कोई भी मॉडल जैसे कैन, कोड, मे, माइट, ये सब अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाए तो आगे हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डू की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम करे या फिर मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम करें तो आगे हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। अरे याद आया? इसमें बताओ जरा। एक नंबर का सवाल है भाई, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, उम्दा सवाल। ए बी सी डी नहीं आंसर बताओ, ये लगाओगे इसकी जगह, फिर देखते हैं। राहुल नागर, बच्चे बार बार कमेंट मत कर, ठीक है? एग्जाम कैसे क्लियर होगा? तैयारी करने पढ़ने से होगा, और तैयारी कैसे करनी है, ग्रामर कैसे पढ़नी है, वो कैप कैसे पढ़नी है, सब बता रखा है इस चैनल पे, ठीक है? देखो बार बार इधर उधर के कमेंट करेगा मैं ब्लॉक कर दूंगा, कभी जिंदगी में चैनल को देख ही नहीं पाएगा। फिर आगे तेरी मर्जी, आगे करना हो तो कर लेना, अभी 1 मिनट लगेगा ब्लॉक करने में, बेतुकी बात मत किया करो। आंसर बताओ, आंसर क्या, किसकी जगह क्या लगेगा, क्यों लगेगा, बताओ। देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। वो जो कैप्टन था उसने मिठाइयां बांट दी हमारे दोस्तों में, वो जो कैप्टन था उसने मिठाइयां बांट दी हमारे दोस्तों में, ठीक है? अब ये एक क्लॉज तो ये हो गया, अभी तक सिंगल एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया, एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। मुझे पता था मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर ये मार्क करेंगे कि कैप्टन हमारे दोस्तों को क्यों मिठाइयां बांटेगा, कैप्टन ने मिठाइयां बांट दी अपने दोस्तों को, यहाँ पे हिज फ्रेंड्स करने की तरफ भागेंगे, क्यों? एक कैप्टन है, उसने मिठाइयां बांट दी हमारे दोस्तों को, क्या दिक्कत है इसमें तुम्हें? क्या ऐसा नहीं हो सकता? मतलब हम 3-4 दोस्त हैं, हम किसी को बता रहे हैं कि वो कैप्टन ने मिठाइयां बांट दी हमारे दोस्तों को, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत इसके अंदर भैया ये है कि देखो एक क्लॉज तो ये हो गया, ठीक है? ये हो गया क्लॉज नंबर 1, दे हैड इनवाइटेड हिम, उन्होंने उसे बुलाया था। अब ये दे कौन है? ये दे है फ्रेंड्स, यहां पे दूसरा क्लॉज शुरू हो गया। अब ये 2 क्लॉज लिख रहे हो भैया, कंजंक्शन कहां है? और एक बात बताओ, जब किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए क्लॉज लिखते हो, कैप्टन ने मिठाइयां बांट दी हमारे दोस्तों में,
जिन्होंने उसे बुलाया था, वो जो दोस्त थे जिन्होंने उसे बुलाया था, हमारे जो दोस्त थे ना, उनको मिठाइयां बांट दी इसने, कैप्टन ने। तो अब जरा समझने की कोशिश करना कि जब एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कोई एडजेक्टिवल क्लॉज लिखते हो, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कोई एडजेक्टिवल क्लॉज लिखते हो, वो तो रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से लिखा जाता है। और जब रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से लिखा जाता है तो हु हुम वगैरह ये सब लगाने पड़ते हैं। अब ये फ्रेंड्स क्या है, लिविंग बींग्स हैं, तो यहाँ पे हु आना चाहिए, लेकिन हु कैसे आएगा, तुमने तो सब्जेक्ट पहले से लिख रखा है। इस वर्ब के पास तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहले से ही है, तो रिलेटिव प्रोनाउन कैसे लिख पाओगे। और रिलेटिव प्रोनाउन लिखे बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ कंजंक्शन भी चाहिए और एडजेक्टिवल क्लॉज बनाना है, तो रिलेटिव प्रोनाउन मैंडेटरी है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये दे काट के आपको हु लिखना पड़ेगा। अरे समझ आ रही है बात, ये दे आया इन फ्रेंड्स के लिए, और ये फ्रेंड्स इनवाइट करने के सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस आएगा, हु आएगा। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड एरर। जो रट्टे बिठाए बैठे ना, वर्ब गिन लेना, हर वर्ब को सब्जेक्ट मिल जाए तो हुम लगा लेना, वरना हु लगा लेना, है ना, नंबर ऑफ सब्जेक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब, करवा दो उनसे हु हुम का ये एरर। और ये जिसने कोर्स कर रखा है मेरे से उसको पता होगा, ये मैंने ऐसे करवाए थे। अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दे देता था, फिर चेक करना बताया था कि जिसके लिए लिख रहे हो अगर वो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट काट के फिर हु लगा दो, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट काट के उसकी जगह होम से रिप्लेसमेंट कर दो। ये सब पढ़ाया हुआ आपको। इस सेंटेंस का मतलब है कैप्टन ने मिठाइयां बांट दी हमारे दोस्तों में। कैप्टन ने मिठाइयां बांट दी हमारे दोस्तों में जिन्होंने उसे इनवाइट किया था। वो दोस्त जिन्होंने उस कैप्टन को इनवाइट किया था ना, वो जो हमारे दोस्त थे जिन्होंने उस कैप्टन को इनवाइट किया था, उस कैप्टन ने उनको मिठाइयां बांट दी। ये सेंटेंस का मतलब है। नेक्स्ट पे आ जाओ। यार तुम पता नहीं क्या मतलब निकाल रहे हो, बावले हो क्या, बाय हिम आ जाएगा वो हो जाएगा। अबे बावलो 20 बार समझा दिया, ये हु है फ्रेंड्स और ये हिम है कैप्टन। खत्म हो, इतना भी तुमसे इतनी बार बताने के बाद भी मीनिंग नहीं निकल रहा क्या तुमसे। कैप्टन ने मिठाइयां बांट दी हमारे दोस्तों में, कौन से दोस्त, जिन्होंने उस कैप्टन को बुलाया था उनको मिठाइयां दे दी। दो मेरे दोस्तों ने कैप्टन को बुलाया, कैप्टन आया मिठाई के डब्बे लाया, उनको मिठाइयां बांट दी उसने। चलो जी इस पे आ जाओ। यही दिक्कत है भाई, समस्या यही है। जब तक वो हु हुम रट वट के करते रहोगे, कॉन्सेप्ट से चीजें नहीं पढ़ोगे, सीता की जगह गीता हुआ और तुम्हारा काम तमाम हुआ। एक काम करना, अगर चीजें कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़नी हो, अगर चीजें कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ रही हो तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, एक टीचर है अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, अमन वशिष्ठ सर नाम है उनका। एक एक चीज को लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे रटाते नहीं है कि अच्छा इसके बाद इसका प्रयोग करें और उसके बाद उसका प्रयोग करें। क्या गजब पढ़ाते भाई, क्या गजब, मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत ही गजब। फिर चीजों को क्लैरिटी, चीजों को देखने का विजन आएगा जब उनसे पढ़ोगे। उनका नया बैच भी बता रहा हूं, उनका नया बैच, रोज रोज बैच लॉन्च नहीं करते वो, बाकी टीचरों की जगह एक चैप्टर खत्म हुआ नया बैच, एक टीचर खत्म किया नया बैच, वैसे वाला सिस्टम नहीं है उनका। 2 महीने में एक बैच लॉन्च करते हैं, लेकिन शिद्दत से पढ़ाते हैं उस बैच को। 22 जुलाई को उनका नया बैच लॉन्च हुआ था, 3-4 क्लास गई हैं, उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख के और बाकी ज्वाइन कर लेना। ABS10 उनका कोड है, क्या पढ़ाते हैं भाई, गजब मस्त। ब्लाइंड याद है, प्रीपोजिशन चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा आपने। ब्लाइंड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को निग्लेक्ट करना, सॉरी ब्लाइंड टू। ब्लाइंड ऑफ लगाते हैं जब दोनों आंखों से अंधा होता है कोई, 2 आंखों से अंधा होता है, ही इज ब्लाइंड ऑफ बोथ आईज। और अगर एक आंख से अंधा है, ही इज ब्लाइंड इन द राइट आई, ही इज ब्लाइंड इन द राइट आई। अगर एक आंख से अंधा हो, और जैसे कहते हैं ना, तू तो भैया उसकी गलतियों को देख, उसकी फॉल्ट्स के लिए अंधा है, किसी चीज को निग्लेक्ट करना, वो वाला अंधा वाला मीनिंग देना हो तो उसके लिए आता है ब्लाइंड टू, निग्लेक्ट करना। तो यहाँ पे एक आंख से अंधे की बात करनी है, तो यहाँ पे ब्लाइंड विद नहीं आएगा, ब्लाइंड इन।
इसमें बताइए जरा। हाँ जी, इसका मतलब होता है याद करना, ये वर्ब है। और अगर आपको कहना है कि जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो, जिसको किसी टॉपिक का बहुत ज्यादा ज्ञान हो, तो उसके लिए अगर आपको एडजेक्टिव की तरह से यूज करना हो तो उसकी स्पेलिंग यही है, ये वाली। अगर आपको एडजेक्टिव के रूप में यूज करना है तो आपको ये वर्ड लिखना चाहिए। तो यहां पे आपको लर्नड मैन नहीं लर्नेड मैन लिखना पड़ेगा। भाई कुछ आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? ये जो है स्टेटमेंट का मतलब थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, ध्यान से समझना। ही वॉज अ लर्नेड मैन अमंग लॉर्ड्स, मतलब जो जिनका सोसाइटी में बहुत बड़ा नाम होता है, राजा महाराजा टाइप वाले अगर लोग हैं, उनमें जब वो बैठता था तो उसे माना जाता था एक लर्नेड आदमी, मतलब एक ऐसा आदमी, विद्वान आदमी माना जाता था, उसे एक वाइज आदमी माना जाता था। ठीक है, वो एक लर्नेड मैन था लॉर्ड्स के बीच में। जब उच्च क्लास वाले जो राजा महाराजा टाइप के लोग थे उनके बीच में अगर वो बैठता था तो उसे माना जाता था एक लर्नेड मैन। ठीक, और वो लॉर्ड था लर्नेड मैन में, यानी जो विद्वान लोग थे उनके अगर उनके बीच वो बैठता था तो उनमें सबसे ज्यादा वाइजेस था। इसका मतलब उनमें उनमें वो लॉर्ड माना जाता था। इस सेंटेंस का मतलब ये कि जब वो राजा महाराजाओं में बैठता था तब उसकी ख्याति सिर्फ एक विद्वान की थी, तब वो विद्वान माना जाता था। लेकिन अगर वो विद्वानों के बीच में बैठा जाता था तो विद्वानों का सबसे टॉप माना जाता था, यानी विद्वानों के लिए वो लॉर्ड था। ये सेंटेंस का मतलब है। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताइए जरा। कितनी बार कमेंट करेगा भाई? ये पेड बैच है क्या जो तुम अभी देख रहे हो? ग्रामर का दुनिया जान का कंटेंट पढ़ा दिया, सारे प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर दिए, अब ये फ्री प्रैक्टिस बैच चल रहा है। क्या किडनी दे दूं तुम्हें? नहीं, अब क्या आके किडनी किडनी विडनी डोनेट कर दूं अब तुझे? और क्या चाहिए? घर नाम लिखवा दूं तेरे? मैं कुछ नहीं, किसी टीचर की वीडियो में आना है, फ्री पढ़ा दो फ्री पढ़ा दो, ये नहीं पता वो पहले ही फ्री पढ़ा रहा है। सारा चैनल भरा पड़ा है फ्री वीडियो से, और पता नहीं क्या चाहिए। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। वो जो ब्लास्ट था, उसने उसने बहुत लोगों की जिंदगी पटड़ी से उतार दी थी, मतलब बिल्कुल उन्हें ट्रैक से हटा दिया था। वो जो धमाका हुआ, मान लो मुंबई ब्लास्ट की बात हो रही है, तो वो जो धमाका हुआ उसने बहुत लोगों की जिंदगी पटड़ी से उतार दी एक साल के लिए। लेकिन जैसे टाइम बीता, लेकिन एक साल के अंदर ही अगर उनको छोड़ दिया जाए जिनके घर में कोई डेथ हुई थी, जो विक्टिम्स थे, अगर उनको छोड़ दिया जाए, बाकी सब उस चीज को भूल गए। ये सेंटेंस का मतलब है। होता है क्या है कि हम इसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं ईयर, हम इसको बोलते हैं ईयर, इसलिए मन करेगा एन लगाने का, लेकिन इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन होती है ईयर। ईयर य से बोला जाता है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल एन नहीं ए आएगा भैया, यहाँ पे एन नहीं ए का यूज होगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ जरा।
अब फिर कमेंट करने लग गया यार, ये वीडियो लाइव ही तो चल रही है यार। जो बेसिक एक बार मैं पढ़ा चुका हूं, बार 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 वही बेसिक पढ़ा दूं दोबारा, उसको देख लेना यार। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं, जिसको वाक्य में पढ़ना होता है ना, वो इतने नखरे नहीं करता कि मैं रिकॉर्डेड वीडियो क्यों देखूं, मैं तो लाइव ही देखूंगा। जिसके पढ़ने की ललक होती है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं भाई, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चैनल के फ्री वीडियो से ही पढ़े हैं, नोट्स डाउनलोड करके सिलेबस पूरा करके नौकरी लग के ज्वाइनिंग आ चुकी उनकी। तुम लाइव बैच के वेट में बैठे रहना कि कब ये टीचर हमें लाइव बैच में पढ़ाएगा फ्री, तब हम पढ़ेंगे, नहीं तो हम पढ़ेंगे नहीं। इसमें ये साफिर साफिर लड़का है, शायद ये पाकिस्तान से है, जहां तक मुझे लगता है। इस चैनल की सारी वीडियोस देख रखी होंगी इसने, जितनी मैंने अनअकैडमी पर क्लासेस ले रखी हैं तो वो सारी वीडियोस देख रखी होंगी। मैं नहीं कहता कि सब इसने मुझसे ही सीखा, पहले से इस बच्चे का लेवल बहुत अच्छा था, लेकिन अब इसका आंसर का लेवल देखना कभी जिंदगी में। जिसने सीखना होता ना वो इतने नखरे नहीं करता कि हाँ मैं तो लाइव बैच चालू करो तो ही देखूंगा, नहीं तो वीडियो नहीं देखूंगा। जिसने सीखना होता है वो सीख लेता है। वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। नहीं तो अपना करते रहो नखरे 3-4 साल और। गरीब स्टूडेंट का झंडा उठा लेंगे। बहाने से ज्यादा कुछ नहीं है, प्योर बहाना है ये, प्योर एक्सक्यूज है जो आप अपने आप को दे रहे हो, अपने माँ बाप को दे रहे हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं है झंडा आपके पास ही। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, ये जो बच्चा है ना, ये जो बच्चा है, इसके हाथ में जो एंड्रॉयड फोन है, इसके हाथ में जो एंड्रॉयड फोन है, उस फोन की कीमत 10,000 से ऊपर है। उस फोन की कीमत 10,000 से ऊपर है, मैं गारंटी में लिख के दे सकता हूं इसको। और एसएससी का 5,000 रुपए का कोर्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते। 5,000 रुपए का कोर्स नहीं ले सकते। गरीब 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 का झंडा उठाए फिरेंगे सारी उम्र। बहाना है ये, प्योर बहाना। ये जो आप अपने आप को दे रहे हो, अपने माँ बाप को दे रहे हो, ये प्योर एक्सक्यूज है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। बातें कड़वी लगेंगी लेकिन जब एहसास होगा तब तक 2-3 साल जा चुके होंगे तुम्हारे। चलो जी। There was very heavy rain last night. There was very heavy rain last night. The rivers have। परवीन जाखड़ अगली बार कमेंट किया तो ब्लॉक हो जाओगे, ध्यान रखना। लास्ट वार्निंग है, परमानेंट। देयर वॉज वेरी हैवी रेन लास्ट नाइट। रिवर्स जो है, ओवरफ्लो वर्ब की फॉर्म कैसे चलती हैं? ओवरफ्लो वर्ब की फॉर्म कैसे चलती हैं? ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड, ना कि फ्लोन। तो भैया इसकी स्पेलिंग गलत है। बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई और वो जो नदियां हैं ये अपने तटों को पार कर गई। इसमें बताइए जरा। इसमें बताओ जरा। यू शुड नेवर लुक डाउन टू अ मैन मियरली बिकॉज ही इज अ पुअर। तुम्हें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब है। यू शुड नेवर लुक डाउन, किसी को नीचा, किसी को अपने से तुच्छ समझना। यू शुड नेवर लुक डाउन, अपॉन आएगा, ऑन या अपॉन। उसके साथ प्रीपोजिशन टू नहीं, ऑन या अपॉन आती है। लुक डाउन अपॉन समबडी। इसमें बताओ जरा।
और जो वाक्य में ही गरीब है ना, और जो वाक्य में ही गरीब है, तुम्हें काम करना, मेरे को फेसबुक पे मैसेज कर लेना। तुम एक काम करना, मेरे को फेसबुक पे मैसेज कर लेना, ठीक। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने फीस में डिस्काउंट कह लो, फ्री कोर्सेज कह लो, वो भी प्रोवाइड करें, जो वाकई में जेन्युइन है ना। ऐसे ऐसे घर उनके मतलब झोंपड़ा है, झोंपड़ा, प्योर झोंपड़ा, जिसको वो ब्लैक कलर की शीट नहीं आती, जो प्लास्टिक वाली शीट, उससे लगा हुआ उसके ऊपर। उसका फोन वो तब ले पाता है, उसके पापा के पास फोन है, उसका बड़ा भाई गार्ड का काम करता है, उसका फोन है, शाम को वो फोन आता है, तब वो वीडियो देखता है। ऐसे बच्चों के लिए फ्री कोर्स अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। वीडियो कॉल करूंगा प्रॉपर, देखेंगे, मैं नहीं करूंगा, स्टाफ से कराऊंगा। वीडियो कॉल में दिखाओ, साफ पता लगेगा। तुम्हारा आधार कार्ड भेजो, इनकम सर्टिफिकेट है वो भेजो, जितनी मदद होगी उतनी करूंगा मैं। लेकिन ये गरीबी का झंडा उठाए घूमोगे बिना मतलब, ये फर्जीवाड़ा नहीं चाहिए मेरे को। द ट्रेडर्स सडनली, अब ये राइज वर्सेस रेज, राइज वर्सेस रेज, राइज वर्सेस रेज, हाँ जी, पढ़ रखा है। राइज माने बढ़ना और रेज माने बढ़ाना, तो यहां पे आएगा जी रेज। जो व्यापारी थे उन्होंने अचानक से दाम बढ़ा दिए क्रूड ऑयल ऑयल के पिछले साल, तो यहां पे आ जाएगा जी रेज्ड, क्योंकि लास्ट ईयर लिखा हुआ है, पास्ट भी लगाना पड़ेगा, तो रेज्ड करना पड़ेगा आपको यहां पे। वर्ब की भी गलती है और टेंस की भी गलती है, राइज नहीं आ सकता यहाँ, V1 नहीं आ सकता यहाँ पे, लास्ट ईयर दिया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट लिखना पड़ेगा। अरे कौन है यार तू, धुमक्कड़ धुमक्कड़, बार बार मैसेज मत कर यार, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैसेज मत कर यार, मेरे को डिस्टर्ब मत कर बिना मतलब, पढ़ाने आया हूँ, पढ़ा लेने दे। स्पेक्टेटर जो थे वो मंत्र मुक्त रह गए। वो जो थ्रिलिंग नजारा था, वो जो चौंका देने वाला नजारा था, उसको देखकर वो मंत्र मुक्त रह गए। अंत में मंत्र मुक्त रह गए, और अंत में वो अपनी तालियों को अपलोड करने को रोक नहीं पाए, वो अपने अपलोज को रोक नहीं पाए, अप्रिसिएशन में जो उसकी तारीफ में जो वो अपलोड करना था, तालियां बजानी थी, उसको रोक नहीं पाए। मान लो किसी ने कोई डांस करके दिखाया, कोई ऐसी परफॉर्मेंस दी, कोई डांस परफॉर्मेंस दी, या कोई गेम में कुछ ऐसा करके दिखाया उसने, कि वो जो थ्रिलिंग साइड थी ना, उसको देखकर वो मंत्र मुक्त हो गए, और अंत में वो अपने आप को रोक नहीं पाए ऐसा करने से। ये मीटिंग हेल्ड करना, ये तो इसका मतलब तो ऑर्गेनाइज कराना होता है, उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइज थोड़ी कराया है। वो खुद को रोक नहीं पाए, रोक नहीं पाने के लिए वर्ब यूज होती है जी विद होल्ड। तो यहाँ पे कुड मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है तो विद होल्ड आएगा, विद हेल्ड आ नहीं सकता है, होल्ड तो वैसे गलत हो गया, और विद हेल्ड इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मॉडल आया हुआ है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ। आज क्या हो रहा है यार, एक जाता है दूसरा आ जाता है। अरे सोनू मल्होत्रा कोचिंग करना चाहता हूँ, ये नीचे नंबर चल रहा है यार, उस पर बात कर ले, अभी यहीं से कूद के तेरे घर कूद जाऊं क्या? हद बावड़ी बूच आदमी हो यार, कितनी बार मैसेज करेगा? आज तो भाई हद ही हो गई बिल्कुल। माई गेस्ट डजंट वांटेड टू ईट एनीथिंग सिंस दे वरंट हैंग्री आफ्टर द पार्टी।
मेरे जो गेस्ट थे वो कुछ नहीं खाना चाहते थे क्योंकि वो पार्टी के बाद भूखे नहीं थे, पार्टी में उन्होंने इतना ठूस लिया था कि और क्या ही खाएंगे अब। तो यहाँ पे वरंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये पास्ट की बात है। वो भूखे नहीं थे पार्टी के बाद। अगर पार्टी पास्ट में थी, वो भूखे नहीं थे, वो भूखे नहीं थे, कुछ नहीं खाना चाहते थे, तो ये भी पास्ट में होना चाहिए। हाँ के ना। और ये सिंस यहाँ पे जब से वाला मीनिंग नहीं है कि यहाँ पे परफेक्ट टेंस वगैरह लगाने की सोचो। ये सिंस कंजंक्शन और इसका मतलब है क्योंकि। ये सिंस कंजंक्शन और इसका मतलब है क्योंकि। तो यहाँ पे पहली बात तो डू डस के साथ वर्ब की बेसुम आती है, इसमें तो ये गलती थी। और पास्ट में चल रहा तो डिड से बनाना है यार, फिर डिडंट वांट टू ईट लिख। नेक्स्ट पे आ जा। इसमें बताओ जरा क्या आएगा। हाँ, और एक और चीज भाई, कल की क्लास में बताया था, पहले अपनी क्लास चलती थी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी। अब अपनी क्लास चला करेगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे की छुट्टी हो जाएगी, और सैटरडे संडे को आपसे क्लास हुआ करेगी। यानी कल आपकी कोई क्लास नहीं है, कल और परसों। इस सैटरडे संडे को क्लास होगी, लेकिन कल और परसों कोई क्लास नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और आज रात को 10 बजे वो जो अन अकेडमी पे क्लास होती है सीपीयू के पेपर वाली, वो है, उसका मैं लिंक पहले ही शेयर कर चुका हूं। जब वीना वापस इंडिया आई जब वीना वापस इंडिया आई तो उसे आदी होना पड़ा लेफ्ट में चलाने के लिए, क्योंकि मान लो जैसे फॉरेन में राइट में गाड़ी चलाते हैं, ऐसे इंडिया में लेफ्ट में चलाते हैं, तो उसको आदी होना पड़ा। तो यहाँ पे शी हैड टू, उसे आदी होना पड़ा था इस काम को करने के लिए। शी हैड टू गेट यूज टू। आदी होने के लिए क्या आएगा, यूज टू ड्राइव। जब वो वापस आई थी, पास्ट में चल रहा है, पास्ट के हैबिट के लिए यूज टू मॉडल का यूज होता है, तो उसे आदी होना पड़ा था। शी हैड टू गेट यूज टू ड्राइविंग। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ जरा। कोई नहीं, कोई नहीं, पढ़ लो, जाखड़ का हो गया इंतजाम। अब वो इस पे कभी कमेंट ही नहीं कर पाएगा इस चैनल पे। इसमें बताओ जरा। एक डिसलाइक और बढ़ गया हर वीडियो पे। आप देखोगे मेरी लाइक वर्सेस डिसलाइक का ना रेशो रहता है, हर 100 पे एक डिसलाइक करने वाला होगा। ये सारे डिसलाइक करने वाले ये हैं जो कभी ना कभी जिंदगी में ब्लॉक हुए। कमेंट तो ये कर नहीं सकते, लाइक डिसलाइक कर सकते हैं। तो ये जा जाके डिसलाइक करते हैं फिर सारी वीडियो। इनको ये नहीं पता यार, ये कुछ पढ़ाने आया है। एक एक बच्चा अगर अपने एक एक मैसेज देने लग जाएगा तो ये क्लास की तो खिचड़ी बन जाएगी। एनी लैंग्वेज कैन ईजिली बी लर्न। कोई भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है, कोई भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है अगर तुम नेटिव स्पीकर से बात करो और न्यूज़पेपर रीड करने से। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो एंड लगी हुई कंजंक्शन, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हो V1 प्लस में ING, तो समझने की कोशिश करो, यहाँ पे पैरेललिज्म चलेगा ना। यू रीडिंग तो कर नहीं सकते। अब पहले कोई कॉन्टिन्यूस टेंस भी नहीं था कि इफ यू आर कन्वर्सिंग, ऐसा कुछ होता तो भी मैं इसे क्या मानता, वर्ब मान लेता कॉन्टिन्यूस टेंस की। इसका मतलब ये तो भैया जेरंड की तरह से काम कर रहा है। अगर इधर जेरंड है तो एंड से पहले भी जेरंड होना चाहिए था। अगर इधर जेरंड है तो एंड से पहले भी जेरंड होना चाहिए था। अभी इतना पढ़ रहे हैं तो सही लग रहा होगा। सारा माजरा था एंड के बाद देखना था आपको। एंड के बाद जेरंड है तो पहले भी जेरंड से बनना चाहिए था, यानी यहां पे बनेगा बाय कन्वर्सिंग। जो सही आंसर है वो है बाय कन्वर्सिंग। कन्वर्सिंग भी जेरंड है और रीडिंग भी जेरंड है। नेक्स्ट पे जाइए। ना सिर्फ बच्चों के चांस कम होते हैं सरवाइव करने के,
ना सिर्फ बच्चों के चांस कम है सरवाइव करने के, और वो अंडर फेड हैं, उन्हें पोषण कम मिल रहा है, बल्कि बल्कि उनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी में भी वो लैक करते हैं। किसी एरिया के, किसी कंट्री के बच्चों की बात हो रही है, मान लो नाइजीरिया वगैरह ऐसी कंट्री के बच्चों की बात हो रही है। ना सिर्फ जो बच्चे हैं उनको चांसेस कम मिलते हैं, तो यहाँ पे नॉट ओनली के बाद इन बच्चों के लिए लिखना है आपने, नॉट ओनली के बाद इन बच्चों के लिए लिखना है। तो ये तो प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे डज से बनाओगे कि डू से बनाओगे, तो यहाँ पे डू से बनाओगे। समझने की कोशिश करो कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए डज लगेगा कि डू लगेगा, तो यहाँ से डू से बनाना पड़ेगा। और ये कोई पास्ट की बात तो है नहीं कि डिड वगैरह से बनाए, तो इसलिए अपना एक ही ऑप्शन है जी, बी। नेक्स्ट पे आ जाओ, जल्दी से ये वोकैब के 5 सवाल करके दिखाओ अब। सिनोनिम बताओ जरा इसका। इन आर्टिकुलेट, अगर कोई पर्सन आर्टिकुलेट होता है तो वो अपनी बात बड़े कॉन्फिडेंस से समझा पाता है, अपनी बात जो वो एक्सप्लेन करना चाहता है कि सामने वाले को मीनिंग क्लियर हो जाए, वैसे वो पढ़ा पाता है, समझा पाता है। अगर इन आर्टिकुलेट है तो इसका मतलब उसमें सामने वाले को समझाने की कैपेबिलिटी नहीं है। इलोक्वेंट स्पीच का मतलब होता है बड़ी क्लियर हो, जिसका मीनिंग क्लियर हो, इनएविटेबल जिसे टाला ना जा सके। अच्छा, फ्लुएंट मतलब अपनी बात को कहने में फ्लुएंसी हो जिसके। इनकोहेरेंट, अगर कोई स्पीच कोहेरेंट होती है, कोई पर्सन कोहेरेंट होता है तो वो अपनी बात समझा पाता है। अगर कोई स्पीच कोहेरेंट होती है तो उसका मीनिंग क्लियर होता है, समझ आ जाती है वो। इनकोहेरेंट का मतलब होता है जिसका मीनिंग क्लियर ना हो। अगर कोई पर्सन इनकोहेरेंट है तो वो अपनी बात को ढंग से नहीं समझा पाता। नेक्स्ट पे आ जाओ, एक्सेप्शनल का एंटोनिम बताओ। एक्सेप्शनल का एंटोनिम, एक्सेप्शनल का उल्टा। एक्सेप्शनल का एंटोनिम, एक्सेप्शनल का उल्टा। एक्सेप्शनल का उल्टा। अगर कोई चीज एक्सेप्शनल होती है तो बहुत हटके होती है, रिमार्केबल होती है ना। अच्छा, इसका उल्टा बताना है, इसका एंटोनिम बताना है, तो वो क्या हो जाएगी? अनरिमार्केबल। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। जो आपके कर्म होते हैं वो अपने शब्द, आपके जो शब्द होते हैं उनसे ज्यादा आवाज करते हैं। आपके जो एक्शंस होते हैं आपके शब्दों से ज्यादा ऊंचा बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम क्या करते हो उससे, जितना आप कहते हो उससे। जो आप कहते हो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो तुम करते हो। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा क्या आएगा। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर जो था वो बल्ज आउट होता है जो मिडल में, मतलब मिडल से ऐसे मोटा होता है, एक सिलेंड्रिकल सा कंटेनर जो कि अक्सर वुड का बना होता है और इसे ऑयल या फिर बियर वगैरह स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? बियर बैरल सुना होगा, ऑयल बैरल, बियर बैरल। इस पे आ जाइए, इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है? इनमें से कौन से शब्द की स्पेलिंग गलत है? इनमें स्पेलिंग गलत है बच्चे कंसाइंस की,
मॉरल कंसाइंस आपने सुना होगा, कंसाइंस की स्पेलिंग गलत है। चलो जी, अब आपने मार्क्स कमेंट करके बताओ जरा एक बार। जो भी बच्चे मेरे से पढ़ने में इंटरेस्टेड है, नया बैच शुरू हुआ था बच्चे 22 जुलाई को, 2 महीने में केवल एक बैच आता है अन अकेडमी पे। 22 जुलाई को ये बैच शुरू हुआ था। AVS10 मेरा कोड है, ये कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस बैच का लिंक मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा, ठीक है। और एटलीस्ट जो मुझसे पढ़े हैं और जिनको मेरे से पढ़ के फायदा हुआ है, कुछ स्कोर इनका इंप्रूव हुआ है, वो भाई अपने दोस्तों को रिकमेंड कर देना। आज इस बैच की पहली क्लास है। आज ये लगा लो लास्ट डे है। अगर करना हो तो करना, फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाद में उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, बिना मतलब आपको गाली नहीं देगा फिर, ठीक है। मिलते हैं भाई रात की 10 बजे वाली क्लास में। आज के लिए गुड नाइट।